कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्या होता है? क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है, तो ज्यादा पेरेंट्स आके पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या ये ग्रहण के बच्चे हैं कि ग्रहण हुआ इस वजह से हुआ? प्रेग्नेंट वीमेन है उनको सबको प्रेगनेंसी से पहले फॉलिक एसिड लेनी चाहिए। पेरेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या न्यूट्रिशन और स्पीच में भी इनको कुछ फर्क आता है बच्चों? क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन के लिए केवल एक दिन हॉस्पिटल रखते हैं। कि नोज दबी हुई है, चाहे वो पैलेट के साथ हो या एल्वियस के साथ हो, बट नोज में थोड़ा सा डिफॉर्मिटी रहती है। एक्चुअली जो भी बच्चे क्लेफ्ट होते हैं उनमें ज्यादा डेंटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल, मैं डॉक्टर गार्गी सिंघल, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर करुण अग्रवाल, जो प्लास्टिक सर्जन है और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट विशेषज्ञ हैं। आज हम सर से जानेंगे कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट क्या होता है, किस वजह से होता है, उससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं और उसका इलाज कैसे किया जाए। वेलकम सर। नमस्कार गार्गी, और नमस्कार हमारे क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बच्चों के पेरेंट्स और जो भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिससे हम बहुत क्लोजली पिछले 40-45 साल से जुड़े हुए हैं। और आइए देखते हैं गार्गी क्या पूछती हैं और आपको हम क्या जानकारी दे सकते हैं। सर स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो जानना चाहती हूँ वो ये है कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्या होता है? क्लेफ्ट लिप पैलेट एक बहुत कॉमन सी कंडीशन है जो बर्थ डिफेक्ट है, मतलब जन्मजात ये डिफेक्ट है जो काफ़ी कॉमन है। यदि देखें हमारे एक्सपीरियंस में और लिटरेचर वाइज भी देखते हैं तो फेस में सबसे ज़्यादा कॉमन यदि कोई बर्थ डिफेक्ट है तो वो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है। और ये जो है हम ऑन एन एवरेज कहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में यदि 700 नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें एक बच्चे को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होता है। तो इतना कॉमन है। और चूंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है, साउथ में अलग रेस है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, नॉर्थ में अलग है, तो डिफरेंट पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस अलग अलग है। और ये बताना बड़ा मुश्किल है किस पॉपुलेशन में कितना है, लेकिन हम कलेक्टिवली यदि देखें एज अ कंट्री हमारे 700 लाइव बर्थ्स में एक बच्चा पैदा होता है। तो यदि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ बर्थ से तो ऑलमोस्ट लाइक 35,000 बच्चे पैदा होते हैं हर साल इंडिया में विथ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। और आज के डेट पे यदि देखें तो कम से कम नहीं तो 20 लाख लोग हैं जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ में पैदा हुए हैं और हमारे पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको या तो ट्रीटमेंट हो चुका है या ट्रीटमेंट आगे बचा हुआ है। तो ये एक पॉपुलेशन वाइज कैलकुलेशन है। दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। ये एक बहुत वैरायटी के होते हैं। क्लेफ्ट लिप होता है जब ऊपर का वोंट कटा होता है, उसको क्लेफ्ट लिप कहते हैं। और मुंह के अंदर जो तालू होता है, जो रूफ होता है या छत होती है मुंह के अंदर, उसमें जब कट होता है तो उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो कभी कभी क्लेफ्ट लिप अलग से भी होता है, क्लेफ्ट पैलेट आइसोलेटेड या अलग से हो सकता है, या कॉम्बिनेशन होता है क्लेफ्ट लिप, एलियोलस और पैलेट का। एल्वियस जो मसूड़ा जो कटा हुआ होता है उसको मसूड़ा जो होता है उसको एलियोलस कहते हैं। तो एक ऊपर से नीचे तक के क्लेफ्ट होता है, उसको क्लेफ्ट लिप, एलियोलस एंड पैलेट कहते हैं। दूसरा तरीका देखने का ये होता है कि क्लेफ्ट लिप कभी एक तरफ हो सकता है, कभी दोनों तरफ होता है। जब एक तरफ होता है तो उसको हम यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप कहते हैं, जब दोनों तरफ होता है तो उसको बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप कहते हैं। कभी कभी बड़ा रेयर लाइन में भी क्लेफ्ट हो सकते हैं, जैसे मिड लाइन में हो सकता है, सेंटर में जो होता है उसको मिड लाइन क्लेफ्ट कहते हैं। कभी कभी अलग अलग जगह पे भी हो सकता है, एंगल ऑफ माउथ में हो सकता है या फेस के साइड में हो सकता है, उसको फेशियल क्लेफ्ट्स कहते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हम कॉमनली इनको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कहते हैं, जो सबसे कॉमन है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और यदि देखा जाए तो सेक्स वाइज, यदि सेक्स रेशियो वाइज देखें तो क्लेफ्ट लिप मेल्स में ज़्यादा होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है, और क्लेफ्ट पैलेट जो है वो लड़कियों में ज़्यादा होता है। और इसमें बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जिसकी शायद बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, लेकिन एक तरफ का क्लेफ्ट ज़्यादा होता है, बाइलैटरल उससे कम होता है, मिड लाइन उससे भी कम होता है, ऐसे साइड भी अलग अलग होते हैं। तो
वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सिंपल में ये कहें कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वोंठ पे और तालू पे कटा हुआ। सर जैसे हमने ओपीडी में देखा है कि सबसे ज्यादा पेरेंट्स आके पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या ये ग्रहण के बच्चे हैं कि ग्रहण हुआ इस वजह से हुआ, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक तो है कारण केवल 20% बच्चों में एग्जैक्ट कारण पता है जो कि जेनेटिक है, और ये ऐसे पता चलता है कि यदि फैमिली में किसी को क्लेफ्ट है पहले, उस फैमिली में यदि बच्चा पैदा होता है क्लेफ्ट, तो हम कह सकते हैं ये जेनेटिक रीज़न है। लेकिन आप देखो तो 80% बच्चों में हमें पता नहीं चलता है, तो हम ये कहते हैं ये एक वातावरण के कारण है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे दवाइयाँ खाने से हो सकती हैं, विटामिन डेफिशिएंसी से हो सकती है, कोई बीमारी और हो जाए एंटीनेटल पीरियड में उसके कारण हो सकता है, कुछ खाने पीने में यदि गड़बड़ है तो उसके कारण हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एसोसिएट करते हैं क्लेफ्ट के ऑकरेंस से। अब आप पूछ सकते हैं कौन कौन से दवाइयाँ हैं जिसके कारण हो सकती हैं। एक तो है स्टेरॉयड, यदि एंटीनेटल पीरियड में स्टेरॉयड किसी कारण से लेना पड़े तो उसके कारण हो सकता है, या एंटी कन्वल्सेंट्स, यदि मान लो किसी को एपिलेप्सी है, यदि एंटी कन्वल्सेंट फिट्स आ रहे हैं तो उसके कारण भी ऐसे कई सारी दवाइयाँ हैं, थैलिडोमाइड है और कुछ दवाइयाँ हैं जिसके कारण हो सकती हैं। तो ये जो है बहुत एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ आइडिया है कि इसके कारण हो सकता है। ये सब जानकारी के बाद हम कहते हैं कि भाई जितने प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको सबको प्रेगनेंसी से पहले फॉलिक एसिड लेनी चाहिए। फॉलिक एसिड एक विटामिन है जिसके डिफिशियंसी से ये देखा गया है कि क्लेफ्ट की बीमारी हो सकती है। तो यदि विटामिन फॉलिक एसिड पहले लें तो एक प्रिवेंशन हो सकता है। मतलब आयरन इज इम्पोर्टेंट बेसिकली, फॉलिक एसिड के लिए इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, और उसके आप कुछ बचाव कर सकते हो, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। और जहाँ तक कि मिथ्स की बात है, जैसे आपने कहा ग्रहण के बारे में, ये सब मिथ है। ये एक जियोलॉजिकल फैक्टर है जो नेचुरल अकरेंस होता है, उसका प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और ये बहुत रूढ़िवादिता मैं कहूँगा। और जैसे ग्रहण है वैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग ब्लेम करते हैं, स्पेशली जो मदर है उसको ब्लेम करते हैं कि उनमें कोई गलती रही होगी, कोई गलत संबंध रहा होगा, या कोई गलत तरीके से। कुछ देशों में तो कहते हैं कि यदि प्रेग्नेंट वुमन जो है, यदि मान लो चाकू से खीरा काट दे, चाकू यूज कर ले ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके कारण भी क्लेफ्ट हो सकता है। ये सब रूढ़िवादिता है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई क्लेफ्ट लिप पैलेट या किसी और बर्थ डिफेक्ट से कोई संबंध है। तो इसको हमको बार बार कहना चाहिए कि ये गलत है, इसमें विश्वास की वजह से नहीं है, और ग्रहण को ब्लेम ना करें। सर इसके बाद जैसे आता है कि जैसे अभी आपने प्रेगनेंसी की बात करी, ये सब चीज़ों में, तो क्या हम इसकी जांच प्रेगनेंसी के दौरान भी करवा सकते हैं? और अगर करवा सकते हैं और पेरेंट्स को पता लग जाए तो फिर इसके बारे में वो उसको कैसे सामना करें उस चीज़ का? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले ये पता नहीं चलता था। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इतना इम्प्रूव हो गया है कि आपको जब बच्चा पेट में 20 हफ्ते 22 हफ्ते का होता है तो आपको डायग्नोसिस पता चल सकता है। यदि अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है और मशीन अच्छी है तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड इंडिया में कहते हैं, जो 20-22 हफ्ते के वीक में करते हैं, उसमें डेफिनेटली क्लेफ्ट लिप पैलेट का पता चलना चाहिए। और आज के डेट पे हमारे कम से कम नहीं तो 1/4 बच्चे जो आते हैं हमारे क्लिनिक में, उनको प्री नेटल डिटेक्शन हुआ रहता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इसके साथ में सब जांच तो करवा लेते हैं और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैं आपको इम्फेसाइज करना चाहूँगा कि यदि क्लेफ्ट लिप पैलेट केवल है डिफेक्ट तो बच्चा नॉर्मल है, हमको उसके कारण इसको अबॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके साथ में और कोई दूसरी डिफेक्ट्स हैं तो उसके बारे में नहीं कह सकता, वो आपको आपके जो डॉक्टर हैं आपको बताएंगे। लेकिन यदि केवल क्लेफ्ट लिप पैलेट है तो कोई
रीज़न नहीं है उसको अबॉर्ट करने की। दूसरा है कि हमको करना क्या चाहिए। हाँ, कि पेरेंट्स उससे कैसे उसका सामना करें, कैसे सामना करें। वैसे बहुत चैलेंजिंग है। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी डिफेक्ट हो, केवल क्लेफ्ट लिप पैलेट नहीं, कोई भी जन्मजात डिफेक्ट है तो पेरेंट्स आर वरीड और पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि एक बच्चा है जो आपको आपके घर में आने वाला है, तो आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, आपको उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और ये सब बहुत सारे सोशल मीडिया में तरीके हैं आपको जानकारी लेने के, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल तरीका यह है कि यदि क्लेफ्ट लिप है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। क्लेफ्ट पैलेट है तो डेफिनेटली उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, फीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आपको फीडिंग कैसे करना है ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और कुछ स्पेशल बॉटल्स होते हैं, स्पेशल फीडिंग अप्लायंसेस होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और आप यदि मान लो इकट्ठा कर सकें तो उसको जन्म के टाइम में इकट्ठा करके रखना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग लेकर के आपको रखनी चाहिए। तो सर मतलब सब चीज़ों का सामना करें, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्लेफ्ट है बच्चे को। हाँ, किस टाइप का क्लेफ्ट है, और आपको ये मानना है कि बच्चा जो है वैल्यूएबल है। यस। और उसको हमको वेलकम करनी है, उसका स्वागत करना है और उसके लिए हमको तैयारी करनी है। कोई भी आता है मेहमान घर में तो उसके लिए हम पूरी तैयारी करते हैं, घर में खाने पीने का मेन्यू बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। वैसे ही जब नया बच्चा आ रहा है, आपके क्लेफ्ट लिप पैलेट है भी, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो कोई क्लेफ्ट लिप पैलेट के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। और अब हमारे देश में बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है, ऑपरेशन के लिए बहुत सारे सेंटर्स हो गए हैं जो आपके घर के आसपास में अवेलेबल होंगे। आप बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स हैं, बहुत सारे क्लेफ्ट सर्जन्स हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, डरने वाली कोई डरने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ी मुश्किल तो होती है पेरेंट्स को, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सर अब हमें बेसिक एक आइडिया मिल गया कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट क्या होता है। अब मैं आपसे स्पेसिफिक सिर्फ क्लेफ्ट लिप के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे आपने देखा एक क्लेफ्ट लिप होता है और एक विद एल्वियोलस होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर हम बात करें तो आपसे। वैसे डॉक्टर गार्गी आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आज केवल क्लेफ्ट लिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्लेफ्ट लिप, एल्वियोलस और पैलेट सब चीज़ें यदि एक साथ बात करें तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो घंटों हम बात कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम लिप के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। तो लिप एक बहुत सी सिंपल सा डिफेक्ट है। और जैसे आपने कहा कि क्लेफ्ट लिप हो सकता है, क्लेफ्ट लिप एल्वियोलस हो सकता है। तो ये क्लेफ्ट लिप जो है केवल ऊपर का वोंट कटा होता है, उसको केवल क्लेफ्ट लिप कहते हैं। और क्लेफ्ट लिप के साथ में यूजुअली नाक जो है उस साइड का जो है थोड़ा पिचका रहता है। तो नाक का जो डिफेक्ट है वो क्लेफ्ट लिप के साथ में इनवेरिएबली रहता है, चाहे कितना भी कम से कम क्लेफ्ट हो। और ये क्लेफ्ट लिप जो है कभी माइक्रोफॉर्म होता है जिसमें केवल एक छोटा सा नॉच जैसे होता है, कभी पार्शियल क्लेफ्ट होता है जिसमें आधा लिप जो है कटा होता है, और कभी कंप्लीट होता है जो नाक के बेस तक के जाता है। अब इसके आगे यदि क्लेफ्ट होगा तो वो मसूड़े में क्लेफ्ट होता है। हाँ जी। जो ऊपर का जो मसूड़ा है जिसको मैक्सिलरी एल्वियोलस कहते हैं, उसमें क्लेफ्ट होता है। जो इंसाइजर और कैनाइन के बीच में जो एरिया है उसमें क्लेफ्ट होता है, उसको हम एल्वियोलस क्लेफ्ट कहते हैं। तो क्लेफ्ट एल्वियोलस, यदि क्लेफ्ट लिप यदि बड़ा है, ज़्यादा डीप है, तो उसके साथ में क्लेफ्ट एल्वियोलस हो सकता है। और इसलिए हम ये दोनों के साथ में इसलिए बात करते हैं कि डेवलपमेंटली दोनों एक साथ होता है, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से ही डेवलपमेंट होता है, और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट भी सिमिलर काइंड ऑफ होता है। इसलिए हम क्लेफ्ट लिप और एल्वियोलस के साथ में बात करते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये है कि उसमें मसूड़े में भी गैप होता है, जो एल्वियोलस भी क्लेफ्ट होता है या गैप होता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है मैनेजमेंट में। सर जैसे हमने देखा है कि लोग इतना ज्यादा क्लेफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि अगर बच्चे को क्लेफ्ट है तो न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम होगा, स्पीच का भी प्रॉब्लम होगा। ये हमने अपने ओपीडी में भी देखा है कि लिप के साथ आके भी पूछते हैं कि स्पीच में तो दिक्कत नहीं आएगी। तो सर इन बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं कि पेरेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या न्यूट्रिशन और स्पीच में भी इनको कुछ फर्क आता है बच्चों को? गार्गी, ये बहुत थोड़ा सा इट्स मैटर ऑफ कंसर्न कि लोग जो हैं सोशल मीडिया या लोगों से बात करके
दे गेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देखा जाए तो क्लेफ्ट लिप के साथ में ये दोनों चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली खाने पीने के प्रॉब्लम बच्चे में क्लेफ्ट लिप पैलेट में इसलिए होती है क्योंकि जब तालू में क्लेफ्ट होता है तो सक्शन नहीं हो सकता, दे कैन नॉट सक द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट या बॉटल से, इसलिए न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है या फीडिंग की प्रॉब्लम होती है। और जो आवाज़ जो निकलती है, जो स्पीच डेवलप होता है तो वो तालू से मॉड्यूलेट होता है। वैसे आवाज़ तो लैरिंग से निकलती है लेकिन तालु जो है हेल्प करता है उसको करेक्ट मतलब सही स्पीच लाने में। तो यदि आपके बच्चे में केवल क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट लिप एंड येलोलेस है तो ये दोनों चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत शुरू में ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी हो सकती है पहले 1-2 दिन, लेकिन यदि मदर परसिस्ट करती है तो बच्चा सीख जाता है कैसे बिना क्लेफ्ट लिप होते हुए भी कैसे फीड ले सकते हैं, क्योंकि अंदर में सक्शन बन सकता है। तो क्लेफ्ट लिप के साथ में हमें न्यूट्रिशन और फीडिंग के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, और स्पीच का तो कोई संबंध है ही नहीं क्योंकि पैलेट नहीं है, क्योंकि पैलेट नॉर्मल है। तो इसलिए क्लेफ्ट लिप के साथ में स्पीच के लिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, फीडिंग के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, फीडिंग के लिए शुरू में 1-2 दिन के लिए थोड़ी सी मदर को डिफिकल्टी या ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है या कुछ परसिस्ट करने की ज़रूरत है जिससे उनको बच्चे को हेल्प कर सकें फीडिंग देने में। तो इसलिए ये एक भ्रांति है। और आप बिल्कुल जैसे कुछ YouTube वगैरह में भी मैंने देखा हुआ है कि इसके बारे में बात की हुई है कुछ साइट पे, तो इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें और क्लेफ्ट लिप बच्चे को आप बिल्कुल वैसे ही फीडिंग दीजिए और डेवलप करवाइए जैसे मान लो नॉर्मल बच्चा है, कोई फर्क नहीं है। सर, कब इन बच्चों की सर्जरी होनी चाहिए और माता पिता को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्लेफ्ट लिप केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसमें फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा जाए तो क्लेफ्ट लिप जो है कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। बच्चा पैदा होता है उसके बाद किसी भी समय क्लेफ्ट लिप की सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी के साथ में बच्चे को बेहोश करना होता है, उसको जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे को पूरा बेहोश कर रहे हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को 3 महीने के आसपास ही जनरल ऑपरेट करना चाहिए। तो क्लेफ्ट लिप यदि है तो उसका ऑपरेशन 3 महीने की उम्र के बाद में कभी भी कर सकते हैं। यदि बच्चा लेट भी आए तो कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। 10 साल के में भी आएगा तो ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और ये 3 महीने के बाद वाला ऑपरेशन जो है वो क्लेफ्ट लिप वाले में भी क्लेफ्ट लिप विद एलियोलेस, मतलब जो भी कंडीशन है, जो भी लिप इन्वॉल्व है अगर, तो हम उसका सर्जरी आफ्टर 3 मंथ्स कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज वी कैन डू इट। और जब हम ये लिप रिपेयर करते हैं उसके साथ में हम एलियोलस का एरिया भी रिपेयर करते हैं और उसके साथ में नाक को भी हम सही करते हैं। तो क्लेफ्ट लिप के साथ में हम इंटीरियर रिपेयर और नोज करेक्शन पूरा एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो सर उसमें हम लिप भी रिपेयर करते हैं, नोज भी रिपेयर करते हैं, और अगर एल्वियस है किसी बच्चे में तो वो भी रिपेयर करते हैं, ताकि एक ही सर्जरी में सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बच्चे का। हाँ, बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आइसोलेटेड लिप है तो 1 सर्जरी एट राइट एज राइट वे, देयर इज अ ट्रीटमेंट। सर, जैसे पेरेंट्स को ये है कि कितने दिन हॉस्पिटल में रहना होता है, और जब वो सर्जरी के टाइम पे आए तो उन्हें क्या चीज़ों का, कि जैसे कि कितना हीमोग्लोबिन, वेट, जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें उस टाइम चाहिए सर्जरी के टाइम? आपने पहले भी पूछा था कि क्या तैयारी करनी चाहिए और तैयारी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है क्लेफ्ट लिप सर्जरी में, लेकिन बच्चे के न्यूट्रिशन का ख्याल करना चाहिए। वो जब भी आप हमारे पास आएंगे तो हम उसको चेक करते हैं और न्यूट्रिशन के हिसाब से देखते हैं कि बच्चा फिट है कि नहीं। तो उसका बच्चे का वज़न जो है उसके एज के अनुसार बराबर डेवलप होना चाहिए। उसका एक WHO चार्ट होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और सब डॉक्टर उसको फॉलो करते हैं। तो उसके हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट बराबर होना चाहिए, न्यूट्रिशन बराबर होना चाहिए। दूसरा, बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है 10 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। वैसे तो बच्चे का जो हीमोग्लोबिन 3 महीने की उम्र में 12-13 ग्राम होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों में नहीं हो पाता है। इंडिया में एटलीस्ट 12 ग्राम बहुत कम बच्चों में होता है, तो 10 ग्राम से ऊपर में हम ले सकते हैं। 10 ग्राम से कम में यूजुअली इसलिए नहीं लेते हैं कि उसमें बेहोशी की प्रॉब्लम हो सकती है, हीलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 10 ग्राम से नीचे में नहीं लेते हैं। सो पहला, वज़न अच्छा होना चाहिए।
दूसरा हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, और तीसरा बच्चे में सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे। सर ये मेरा एक इस पे क्वेश्चन था कि पेरेंट्स कहते हैं जरा सी खांसी है, जरा सा जुकाम है, तो मैं चाहती हूँ आप उस पे एम्फसाइज करें कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कि जो हम इतना ज्यादा एडमेंट होके उनको बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए हमें, तो मैं चाहती हूँ आप इस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करें। एक्चुअली क्लेफ्ट लिप सर्जरी में सर्जरी का कोई रिस्क नहीं है बच्चे को। उसमें कुछ भी रिस्क होता है तो बेहोशी का होता है, क्योंकि छोटे से बच्चे को हम पूरा बेहोश कर रहे हैं, और उसकी जो सांस की नली है उसमें हम ट्यूब डालते हैं। तो जब ये ट्यूब डालते हैं तो यदि किसी बच्चे को थोड़ा सा भी खांसी है तो उससे स्पाज्म हो सकता है, वो नली जो है जब ट्यूब बाहर निकालेंगे तो बंद हो सकता है, और जब ये ट्यूब बंद हो जाए तो बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए, क्योंकि ये रूटीन सर्जरी है जिसको हम वेट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसलिए हम बच्चे के साथ में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसलिए पेरेंट्स को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे में यदि थोड़ी सी भी सर्दी खांसी है तो वो डॉक्टर को बताएं, और यदि सर्दी खांसी है तो बिल्कुल आपको भी ख्याल रखना चाहिए कि इसकी सर्जरी प्रेशराइज ना करें। आप चाहे कितने दूर से आए, कितने मुश्किल में है, आपको छुट्टी मिले ना मिले, लेकिन वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि सर्दी खांसी के साथ में आप डॉक्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आप ऑपरेशन के लिए मोटिवेट करो या प्रेशराइज करो। तो एक सर्दी खांसी के साथ में हमें ऑपरेशन करने में कोई तकलीफ नहीं है, बेहोशी में हमको तकलीफ है। बच्चे को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, हमको प्रॉब्लम हो सकती है, सर्जिकल टीम एनेस्थेटिस्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार इम्फेसाइज करते हैं कि बच्चा जो है बिल्कुल सर्दी खांसी और URI LRI से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बल्कि सर्दी खांसी खत्म होने के 4-5 दिन के बाद में ही सर्जरी के लिए आना चाहिए। मतलब उसके बाद भी वेट करना चाहिए, वेट करना ऐसा चाहिए। नहीं कि आज खत्म हो गया तो कल नहीं प्लान कर सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए ये भी है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो बच्चे वाले डॉक्टर साहब भी देखते हैं, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, और तीनों चारों देख करके ये असेस करते हैं कि कोई और एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या लंग्स में कोई और खराबी तो नहीं है, हार्ट में कोई खराबी तो नहीं है। ये सब चीजें हम देखते हैं। यदि कुछ भी खराबी है तो उसका पूरा जांच करनी चाहिए, इलाज करनी चाहिए, उसके बाद फिर ऑपरेशन करना चाहिए। सर सर्जरी के बाद कितने दिन तक के लिए पेरेंट्स को हॉस्पिटल में रहना चाहिए? क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन के लिए केवल 1 दिन हॉस्पिटल रखते हैं, सवेरे एडमिट कर सकते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं। यदि कोई पेरेंट्स जो है दूर से आए हुए हैं तो 1 दिन पहले भर्ती करके उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, दूसरे दिन ऑपरेशन करते हैं, तीसरे दिन हम छुट्टी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से 24 घंटे हाँ। और बाकी फिर कन्वीनियंस देख करके जितनी जरूरत होती अगर है, बच्चे को पोस्ट ऑपरेटिवली कोई इशू ना हो तो कोई बुखार हो गया, फीडिंग नहीं ले रहा है, तब फिर 1 आध दिन और रख सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज नॉर्मली हम क्लेफ्ट लिप के लिए 1 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, और इट्स गुड इनफ। ज्यादा दिन भी नहीं रखना चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल इन द हॉस्पिटल। नर्सेस को देखते हैं, डरते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो नहीं होता उनके लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिन रखने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को घर में मुश्किल होती है तो दे वांट देम टू कीप चाइल्ड इन द हॉस्पिटल। वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें फीडिंग में बच्चा यदि ठीक कंफर्टेबल नहीं है एनवायरनमेंट में तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। तो बेटर ये है कि घर में ले जा करके उसको मैनेज करें। सर अब इसके बाद पेरेंट्स का जो क्वेश्चन होता है कि हम सर्जरी के बाद घर ले जाएंगे अगर, तो हमें किन किन चीज़ों का फिर ध्यान रखना है, कि अगर हमने तो 24 आवर्स के बाद छुट्टी दी तो उनको फिर किस चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो है कि बच्चे में जब बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं तो हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर ज़रूर एक्सप्लेन करते हैं कि आपको क्या क्या दवाइयाँ देनी है, बराबर लिख करके देते हैं, डोजेज देते हैं, टाइमिंग देते हैं। तो वो आपको दवाइयाँ जो है जो भी देते हैं, एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, विटामिन है, ये सब चीज़ें समय समय से देनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने आप ही बहुत ज़्यादा दवाई लिख दी है, छोटे बच्चा है 4 दवाइयाँ लिख दी हैं, तो ये अपने आप ही उसको मॉड्यूलेट करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि कम डोज देने से उसका इफेक्ट नहीं होता। यदि एंटीबायोटिक देना है तो इट हैज़ टू बी करेक्ट डोज, करेक्ट ड्यूरेशन। आप 5 ml हम देते हैं तो आप 2 ml दे करके आप खुश मत होइए, उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे पेन किलर यदि आप कम डोज देंगे तो पेन किलर का इफेक्ट नहीं रहेगा, बच्चे को कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो
बराबर डोज दीजिए, बराबर समय से दीजिए, और जितने दिन बोला हुआ है उस दिन आप दीजिए। एक तो है दवाइयों का, दूसरा है सबसे अहम चीज है फीडिंग। यस। कुछ बच्चों में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन होता है, तो फीडिंग जो है एक चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, लेकिन ये बच्चे छोटे होते हैं तो एक दिन 2 दिन में एडजस्ट हो जाते हैं। और हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप ऑपरेशन से पहले फीडिंग देते हैं, एक्जैक्टली वैसे ही आप फीडिंग बच्चे को ऑपरेशन के बाद दीजिए। यदि बच्चा ब्रेस्ट फीड में है, 3-4 महीने का बच्चा ब्रेस्ट फीड में रहता है, तो उसको आप ब्रेस्ट फीड दीजिए। यदि स्पून से ले रहा है तो स्पून से दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ड्रॉपर से देना है, या सिरिंज से देना है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चा जो है ये सब चीजों से एडजस्टेड नहीं है। आप यदि सिरिंज एंड ड्रॉपर से देंगे, एक तो आपको मुश्किल है देना, पेरेंट्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट है ड्रॉपर और सिरिंज से फीड देना, तो इसलिए उसको बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। 1-2 पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि आप ट्यूब डाल दीजिए। क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा कि वो इजी हो जाता है कि भाई ट्यूब डाल देने से। वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड, रादर इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, उससे लूज मोशन हो सकता है, उससे चोट लग सकती है, उससे प्रेशर नाक में हो सकता है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो फीडिंग एक दूसरा मुद्दा है जो आपको ख्याल करना आफ्टर सर्जरी। तीसरा है जिससे हम बहुत डरते हैं, वो है चोट। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, कई तो कहना मुश्किल है, लेकिन इक्का दुक्का बीच बीच में आते रहते हैं, जिसमें बच्चे को घर ले जा करके संभाल नहीं पाते हैं, बच्चा गिर जाता है, इंजरी हो जाती है उससे, बिस्तर से गिर गया, कुर्सी से गिर गया, हाथ से गिर गया, इंजरी हो जाती है। और जब इंजरी होती है वोंट पे, तो पूरा कट जाता है। और जब कट जाता है तो जितना अच्छा हम ऑपरेशन करते हैं, जितनी हम कोशिश करते हैं बराबर नॉर्मल लिप बनाने की, उसको वापस लाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमको ये 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे आपने कहा कि क्लेफ्ट लिप जो है वो किसी भी एज में हम रिपेयर करा सकते हैं, तो जैसे ये तो बात हुई छोटे बच्चों की कि 4-5 महीने के बच्चों में हुई तो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर है कि अगर किसी बच्चे की साल भर की उम्र में सर्जरी होती है तो उसके लिए कुछ चेंज है या सेम ही केयर होगा उसका भी? बिल्कुल सेम केयर है। मतलब हो सकता है कि हम मतलब यदि मान लो एलियोलस क्लेफ्ट है और वहाँ तक के ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम शायद अमाउंट ऑफ सर्जिकल इंटरफेरेंस पे बेस करके हम कह सकते हैं कि लिक्विड डाइट दो पहले कुछ दिन। अदरवाइज यदि केवल क्लेफ्ट लिप यदि रिपेयर है तो हम नॉर्मल डाइट दे सकते हैं। पहले 2-3 दिन लिक्विड डाइट या सॉफ्ट डाइट देने के बाद हम नॉर्मल डाइट दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप जैसे ऑपरेशन से पहले खाना पीना देते हैं वैसे ही आप दीजिए, केवल बच्चे को जितना कंफर्ट लेवल है उस हिसाब से खाना दीजिए। कभी हो सकता है कि कड़ी रोटी, तंदूरी रोटी देने से यदि मान लो चबाने में मुश्किल है, क्योंकि बड़े बच्चे खाना स्टार्ट कर देते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको सॉफ्ट डाइट दीजिए, यही कह सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सब चीजें जो है क्लेफ्ट पैलेट में जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम हम उसकी बात करेंगे, उसमें काफी मॉड्यूलेशन हो सकता है। लेकिन केवल क्लेफ्ट लिप जब रिपेयर है तो उसमें खाने पीने मतलब एज से कुछ नहीं है, सिर्फ हमें न्यूट्रिशन और इंजरी का जो मेन है वो ध्यान रखना। न्यूट्रिशन, दवाई और इंजरी, ये 3 चीजों का बहुत ख्याल करना चाहिए। और यदि मान लो कुछ साथ में खांसी सर्दी हो जाती, बुखार होता है, तो आपको बच्चे वाले डॉक्टर साहब को या हमको कांटेक्ट करें, ताकि हम आपको और दवाइयाँ वगैरह जो ऐसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपको बता सकते हैं। सर, इसके बाद पेरेंट्स का क्वेश्चन एक और आता है जो मुझे याद आ रहा है कि टाके कौन से लगेंगे, घुलने वाले लगेंगे या हटाने वाले लगेंगे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है ये कैसे हटवाएगा, या ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं। ये पर्सनल चॉइस है, मतलब ये सर्जन्स चॉइस है। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में काटने वाले टाँके बेटर हैं। वैसे हम घुलने वाली भी टाँके लगा सकते हैं, काटने वाले भी लगा सकते हैं, और स्कार वाइज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता लिटरेचर वाइज में। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो घुलने वाले टाँके हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि यदि मान लो सर्दी हो गई, और यही जो मैं आपसे उस टाइम पूछना चाह रही थी कि क्यों हम सर्दी से बचते हैं, तो स्कार पे भी आने के और सूचस पे भी असर होता है, क्योंकि जब रनिंग नोज होता है तो जो घुलने वाले टाँके वो जल्दी निकल जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा रिस्क रहता है। इसलिए मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करता हूँ।
लेकिन कोई पेशेंट बहुत दूर से आया हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हमें वापस मुश्किल है, नहीं आ सकते हैं, तो फिर उसमें हम लगाते भी हैं। और कई सेंटर्स में बाई चॉइस लगाते हैं, हम नहीं उसको प्रिफर करते फॉर सम रीजन, सम एक्सपीरियंस, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। घुलने वाले भी टाँके अच्छे होते हैं, काटने वाले भी टाँके अच्छे होते हैं, और ये टोटली सर्जन्स चॉइस है और पेरेंट्स प्रेफरेंस है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। सर जैसे सर्जरी हो गई, अब पेरेंट्स का जो कंसर्न है वो लिप से तो हट जाता है पर नोज पे चला जाता है कि नोज दबी हुई है, चाहे वो पैलेट के साथ हो या एल्वियस के साथ हो, बट नोज में थोड़ा सा डिफॉर्मिटी रहती है, तो सर उसके लिए फिर पेरेंट्स को क्या आप समझाना चाहेंगे? एक्चुअली यदि क्लेफ्ट लिप बहुत अच्छे से ऑपरेटेड है, यदि हम कोशिश करते हैं कि नोज़ को भी हम उस टाइम करेक्ट करें जब हम लिप रिपेयर करते हैं 3-4 महीने के एज में, और इनवेरिएबली आगे कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस है और आपको पेरेंट्स ने भी कहा है कि नाक जैसे दबा हुआ है, तो उसके 2 टाइम है जिसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि नोज़ काफ़ी दबा हुआ है, पेरेंट्स को कंसर्न है, बच्चे को कंसर्न है, तो 5-6 साल की उम्र में हम इसको प्री स्कूल नोज करेक्शन कहते हैं, वो 5 साल के आसपास कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत कम डिफेक्ट है और एक्सेप्टेबल है, तो आइडियली इसको 15-16 साल की उम्र में ही एक बार फाइनल करना चाहिए। उसको बोलते हैं डेफिनेटिव राइनोप्लास्टी। ज़रूरत है तो 5 साल में, नहीं ज़रूरत है, थोड़ा सा करने की जैसे डिमांड है तो एस्थेटिकली अगर कुछ बेसिकली एस्थेटिक है तो। लेकिन कुछ बच्चों में सेप्टम डेविएटेड होता है, कुछ बच्चों में नेजल ब्लॉक हो सकता है सेप्टल डेविएशन से, तो उसमें यदि मान लो नेजल ब्लॉक है, सेप्टम डेविएटेड है, तो उसका समय के अनुसार उसका इलाज करना चाहिए। क्या वो लगता है कि 5 में वो असेस करके पता चलेगा और कंप्लेंट्स में पता चलता है, उस टाइम फिर 5-6 साल की उम्र में उसकी सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं। जब करेक्ट करते हैं उस टाइम नोज करेक्शन किया जा सकता है। नोज के बाद फिर कुछ लोगों को स्कार की बड़ी चिंता होती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आना ही था ये वाला। तो स्कार की जब चिंता होती है तो एक तो हमको ख्याल रखना होता है कि स्कार तो रहेगा, चाहे आप उसको रिवाइज करें या उसको जो भी करें, स्कार विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन यदि बहुत प्रोमिनेंट स्कार है, वाइड स्कार है, और उसके साथ में कोई और डिफेक्ट है, जैसे कई बार जो हमारे जो लिपस्टिक का एरिया है वो गड्ढा हो जाता है या स्कार बन जाता है, तो उसके रिवीजन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वो एक कभी कभी हमको रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन यदि केयरफुली फर्स्ट सर्जरी हो, अच्छी सर्जरी हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि नोज करेक्शन, दूसरा स्कार रिविजन और तीसरा सेप्टम, ये 3 चीज़ें। इसके बाद अगर कुछ जरूरत पड़ी तो उसके बाद के ये स्टेप्स हैं, तो तब हम ये वाले स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन एक, क्योंकि क्लेफ्ट एलियोलस के बारे में बात हो रही थी, तो कभी कभी हमको क्लेफ्ट एलियोलस के लिए बोन ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। यदि जरूरत पड़े तो वो ऑर्थोडोंटिक जब ट्रीट करते हैं, मिक्स डेंटिशन जब आता है, तो दांत में यदि कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो ऑर्थोडोंटिस्ट देख करके वो बताते हैं, तब कुछ बच्चों में ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन क्लेफ्ट लिप केवल है तो आगे कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ में, क्योंकि आप बच्चों के डेंटल स्पेशलिस्ट हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक लोगों के लिए ये जानकारी ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों में जो दांत कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कुछ और ख़राबी होती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसका कैसे इलाज करना चाहिए, थोड़े से आप संक्षेप में बताएंगे। एक्चुअली जो भी बच्चे क्लेफ्ट होते हैं उनमें ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि कैविटीज़ लगना ज़्यादा कॉमन होता है, दांत पीले हो जाते हैं, ऊपर का जो लेयर होता है वो डिफरेंट कलर का होता है, कभी कभार पीले रंग का होता है, कभी कभार ब्राउन कलर का होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिप है या एल्वियस है या पैलेट है, क्लेफ्ट में बच्चों के चांसेस, जो डेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, वो बहुत कॉमन है। तो हमको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक्चुअली उनको ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपने पक्के दांतों का, परमानेंट दांतों का ध्यान रखते हैं। जिन बच्चों में क्लेफ्ट लिप है उनको तो हम नॉर्मल ट्रीट कर सकते हैं कि उनका दांतों का ध्यान रखें, ब्रश करवाएं, चाहे पहला दांत आए जब 6 महीने की उम्र में तो ब्रश करवाएं। हाँ, जिन बच्चों को एल्वियस है
उनका हमें थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी सर क्लेफ्ट होता है तो वहाँ पे या तो दांत मिसिंग होता है या टेढ़ा आता है, तो पेरेंट्स को लगता है यहाँ दांत आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें फॉलो अप पे रहना चाहिए। एक तो दांतों को बचा के रखना चाहिए ब्रशिंग के साथ, और उसे असेस कर सकते हैं 7-8 ईयर्स की एज में, तब फिर हम उसके बाद उसको प्लान करेंगे। बट टिल द टाइम 8 और 9 ईयर्स तक हमने उन्हें दांतों को बचाना है, जैसे हम अपने परमानेंट दांतों को बचाते हैं। तो सर ये ओरल हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसमें जैसे हमने देखा हुआ है कि काफ़ी कीड़े पड़ जाते हैं। यस। तो उसका क्या क्या इलाज है छोटे बच्चों में? जैसे मान लो ये दूध के दांत होते हैं, हाँ उसमें जी। क्या इलाज है? उसको आप बोलते हो रखना चाहिए? सर बिल्कुल कुछ- रखना चाहिए, क्योंकि क्लेफ्ट में बच्चों के साथ ये है कि लेट जाते हैं कभी कभार। जैसे हम कहते हैं कि 7 साल की उम्र में पहला दांत आया, इनका हो सकता है 10 साल की उम्र में आए, 8 साल की उम्र में आए, और जाने का टाइम भी लेट हो जाता है। तो हमें इनको ज्यादा लंबे टाइम तक रखना है। तो इनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पक्के दांतों का ट्रीटमेंट होता है, कि अगर केरीज कैविटी है तो हम उसकी फिलिंग भी करते हैं। बड़ों में जिसको आरसीटी कहते हैं, बच्चों में उसको पल्पेक्टमी कहते हैं। तो पूरा वैसे ही इनका भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि अब पेरेंट्स को कुछ कंसर्न होता है कि बच्चा बैठ के काम कैसे कराएगा, तो वो उसके लिए है कि बच्चों को थोड़ा गिफ्ट दे दिया, थोड़ा ब्राइब कर दिया, बट उतना ही जरूरी है कि हमें उनका काम कराना चाहिए। हम वेट नहीं कर सकते कि ये गिरेंगे नए आएंगे, तो वो वेट नहीं करना चाहिए हमें उस चीज का। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि ऐसे बच्चों का कि दांत का इलाज जो है बहुत अच्छे से किया जा सकता है। Yes. छोटे छोटे बच्चों में भी पूरा इलाज किया जा Yes. सकता है जैसे बड़ों का किया जा हाँ. सकता है। और मैंने ये भी देखा है आपके साथ में कि किसी बच्चे को बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्लेफ्ट लिप या एल्वियोलस के साथ में यदि दांत खराब हैं तो उसका इलाज करना चाहिए। समय समय पे बच्चे वाले जो डेंटल स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलते रहना चाहिए। Yes. और जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे ऑर्थोडोंटिस्ट वगैरह का जैसे फॉलो अप पे रहेगा follow up पे बच्चा रहेंगे तो असेस करेंगे 7-8 ईयर्स की एज में। हाँ. और फिर एबीजी अगर जरूरत होगी तो भी तब करेंगे। लेकिन क्लेफ्ट लिप के साथ में एबीजी की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ. पड़ती है। तो इसलिए आप यदि आपके बच्चे में केवल क्लेफ्ट लिप है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत Yes. नहीं है। वन गुड सर्जरी इज इनफ। यस। सो उस हिसाब से आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट लिप एल्वियोलस है तो एक बहुत सिंपल सा एक जर्नी होती है। एक सर्जरी 3 से 6 महीने के बीच में कर लें, उसके बाद फिर आपका बच्चा नॉर्मल है। यस, और वही मेरा लास्ट आपके- क्वेश्चन यही था आपसे कंक्लूड करने के लिए कि ये बच्चे कितने नॉर्मल है, पढ़ाई लिखाई में कैसे होते हैं, और कुछ डेवलपमेंटल भी इश्यूज होते हैं क्या? तो सर इस चीज के साथ कंक्लूड करिए। केवल क्लेफ्ट लिप यदि है तो यूजुअली डेवलपमेंटल इशू नहीं है। दे आर नॉर्मल चिल्ड्रन और उनका ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होता है। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि कुछ क्लेफ्ट लिप वाले बच्चे जो हैं दे आर बेटर देन नॉर्मल। यस, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे हैव डन वेरी गुड इन देयर लाइफ। यस, और कुछ बच्चे तो दे हैव डेवलप, कुछ चैरिटी वगैरह भी डेवलप किया हुआ है। दे आर सो गुड एंड दे आर सो कंसर्न कि हमारे टाइप के जो और डिफेक्ट वाले बच्चे हैं उनको हम मदद कर सकें, इसलिए उन्होंने चैरिटीज़ भी डेवलप की है। तो आप उनसे जुड़ भी सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, पेरेंट्स मस्ट नो कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट एल्वियोलस वाले बच्चे जो हैं दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो मैं कहना चाहूँगा क्लेफ्ट लिप पैलेट वाले भी बच्चे सब नॉर्मल हैं। यस, दे आर ऑल नॉर्मल। और उसके बारे में ऐसे बोलना बड़ा इजी है कि बट लाइफ इज डिफिकल्ट। यस, जर्नी इज डिफिकल्ट, स्पेशली फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्ड Yes. इज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आपको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाइल्ड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कुछ बच्चों में तो आप जब फॉलो अप के लिए आते हैं, मैं 1-2 साल के लिए, तो हमको पूछना पड़ता है कि आप आए क्यों हैं, किस लिए, क्या सर्जरी हुई, क्या थी इस सर्जरी हुई बच्चे है, की? आए Yes. क्यों हैं। इतना अच्छा रिजल्ट होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कुछ डिफ़िकल्टी है, किसी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारे जैसे बहुत सारे सेंटर्स हैं Yes. जहाँ पर क्लेफ्ट का इलाज होता है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके अंडर में ये सब फ्री में इसका इलाज होता है। स्माइल ट्रेन है, ऑपरेशन स्माइल है, दूसरे और बहुत सारी चैरिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप इसका इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो ट्रीटेबल कंडीशन ट्रीटेबल कंडीशन जो हमारा क्लेफ्ट लिप है वो एक ट्रीटेबल है और परेशान होने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से हमें सब क्वेश्चन का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। होप आप सबको इस चीज की इस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के आंसर्स आपको मिले होंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।